स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। यूपी की सभी अहम खबरें, मगर शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। बीजेपी के दफ्तर में दरअसल महामंथन का दौर जारी है। चुनावी तैयारियों पर करीब 2 घंटे से बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री तमाम मौजूद हैं और नए से लेकर पुराने नेता तक सबके सब मौजूद हैं। बीएल संतोष अभी जो सियासी हालात हैं इस वक्त उसका फीडबैक ले रहे हैं। 2022 की रणनीति पर बैठक हो रही है और हर नेताओं की राय ली जा रही है। अब आप जरा देखिए ये मीटिंग कितनी बड़ी है, कितना बड़ा ये महामंथन का दौर शुरू हो रहा है। इसको जरा समझिए कि एक तरफ जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो तो मौजूद हैं और वो मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन कौन मौजूद हैं? हर वो चेहरा जिसको आप शायद भूल भी गए हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, विनय कटियार हो, ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं यहां पर। तो सीएम खुद मौजूद है, उनके दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी और केशव मौर्य भी मौजूद हैं और उसके अलावा हर एक नेता यहां पर मौजूद है। कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद हैं। जितिन प्रसाद नए नवेले बीजेपी के सदस्य बने हैं कांग्रेस से आकर, वो भी मौजूद हैं। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा आज जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष के दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह दिखा। उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव। क्या कहेंगे सर? हर हर महादेव। क्या कहेंगे सर? मैं बोल। और बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका सिंह। अनामिका, तो ये महामंथन का जो दौर चल रहा है काफी लंबा, जाहिर है हर कोई नेता, खास बात क्या समझ में आ रही है इस वक्त? क्या बातें हो रही हैं, क्या एजेंडा है? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो 22 के चुनाव है अजय। और अगर आप देखिए बीजेपी दफ्तर को, तो मैं जहां पे मौजूद हूं मेरे ठीक सामने आप देखिए कि ठीक बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और भीतर हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं है, डिप्टी सीएम ही नहीं है, सीएम ही नहीं है, बल्कि जो पदाधिकारी रहे हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं बड़े नेता, उनमें से 6 प्रदेश अध्यक्ष अंदर मौजूद हैं। चाहे रमापति राम त्रिपाठी की बात करें, शाही जी की बात करें, केशव मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे, सभी अंदर मौजूद है। तो यानी कि जो खाका है 2022 के चुनाव का, उसको खींचने की तैयारी है। लेकिन आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कल यही वक्त था जब हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज पर बीएल संतोष पहुंचे हुए थे। लेकिन आज बीएल संतोष पार्टी कार्यालय पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। सिर्फ अंदर बीएल संतोष ही नहीं बल्कि संगठन के तमाम सदस्य भी हैं, लोग भी हैं, बड़े नेता भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं और कुछ पुराने नेता भी हैं जिन्होंने यूपी की पॉलिटिक्स को या यूपी के संगठन को बारीकी से देखा है। तो आज ये बताया जा रहा है कि सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, चूंकि ये समन्वय बैठक भी है, क्योंकि संगठन से लेकर सरकार दोनों के अगर पक्ष के लोग बैठे हुए हैं तो जो भी समन्वय में कमी आ रही हो, सामंजस्य में कमी आ रही हो अब तक भी, तो हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। एक सवाल ये कही जा रही है कि 6 महीने पहले चुकी हर कोई हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है अनामिका। लेकिन जो एक तस्वीर में देख रहा हूं कि आज सीएम गए डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर। बहुत सारी बातें पिछले दिनों गाहे बगाहे होती रहती थी, आज उस सब पर विराम लगा दिया, उनके घर पहुंच गए, आशीर्वाद दिया नवविवाहित दंपति को। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार जैसे भूले बिछड़े नेता तक मौजूद हैं यहां पर। क्या पूरे कुनबे को इकट्ठा किया जा रहा है? एकता में बड़ा बल होता है। सही कहा आपने अजय कि पूरे ये एका का संदेश देने का प्रयास ही है, जहां पर पुराने प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले दिनों कयास लगाए जा रहे थे केशव मौर्य के इंटरव्यू के बाद कि जब उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा यूपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जिसके बाद बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी बातें इसको लेकर सामने आई कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक है या नहीं है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने और भी ज्यादा कयास बढ़ा दिए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे और जब तस्वीरें साझा की गई जिसमें मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दे रहे थे, कारण यह था कि
कि केशव मौर्य के जब बेटे की शादी हुई थी उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, तो लिमिटेड परिवार के सदस्यों के बीच में शादी का समारोह कर लिया गया था। लेकिन आज चूंकि तमाम संघ के पदाधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, तो सबने ये तय किया कि सभी घर पहुंचकर एक लंच के साथ अच्छे माहौल में बेटी बहू को आशीर्वाद दे। तो उसकी तस्वीरें बाद में साझा भी की गई। प्रयास ये हुआ कि जिस तरीके से यूपी में कम से कम बीजेपी को लेकर या विधानसभा चुनाव के पहले जो प्रयास है कि एका का संदेश दिया जाए, ताकि विपक्षी पार्टियों को इससे बड़ा मैसेज मिले कि फूट की कोई गुंजाइश नहीं है, सुगुगाट की कोई गुंजाइश नहीं है, जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं। और आज ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आने वाले चुनाव को लेकर, जहां पे संगठन, सरकार और जो पुराने नेता है, जिसका जिक्र किया आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, तो जो पुराने नेता है उनके अनुभव का भी फायदा हो पार्टी को, इसका भी प्रयास किया गया। और यही वजह है कि अब तक 6 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंदर मौजूद हैं, वर्तमान मिनिस्टर्स मौजूद हैं, खासतौर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके पास विभाग का जिम्मा है, वो अपनी बात बताएंगे और उनको टास्क दिया जाएगा कि सिर्फ आपके पास अपनी विधानसभा सीट नहीं है बल्कि आसपास की सीटें भी जिसपे आपको प्रभाव डालना है। बिल्कुल अनामिका, आपसे वो बातें भी निकल कर आएंगी जो पार्टी आधिकारिक रूप से रखती है, लेकिन अब तक की तस्वीर तो एक बात तो साफ दिखाई होती दे रही है कि एकता कि पार्टी जितने सवाल पिछले दिनों उठे या उठाए गए उन सब का जवाब दे रही है कि पार्टी एकजुट है, और ये पहला मंत्र पकड़कर पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी चुनाव की तैयारी में ये साफ होता दिख रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, तो यहां से भी लोगों ने यही संदेश रीड किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले भी मौजूद थे। सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह समेत कुछ और पदाधिकारी भी केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। तो संघ के समझिए कि टॉप के सभी यहां पर नेता मौजूद थे, और सभी लोगों ने दोपहर का भोजन साथ में किया, केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। बाकी मतलब आप निकाल लीजिए इन तस्वीरों के। और बीजेपी की इन ताबड़तोड़ बैठकों पर समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व को लगा कि यूपी सरकार असफल है, इसलिए लगातार बैठकें हो रही हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे अभी सदस्यों के, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पराजित हो गई थी। 75 जिलों में एक भी जिले में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से इतना मीडिया से लेकर सब में ये आया कि दिल्ली बैठे वो लोगों को ये लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश की ये सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है। और आपने देखा कि लखनऊ दिल्ली, और अब भी चर्चा चल रही है, हाँ चल रहे हैं वो। तो और एक बार ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में। तो सवाल तो ये भी है कि बीजेपी तो जिस भी वजह से लेकिन तैयारी में जुटी नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है चुनावों को लेकर के। बहरहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को कानपुर दौरे पर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे के लिए राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। राष्ट्रपति यहां पर स्टेशन का जायजा ले सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति अपने सहयोगियों और मित्रों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के दौरे को देखते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मंडल आयुक्त स्टेशन पहुंचे, यहां सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। राष्ट्रपति जब स्टेशन पहुंचेंगे तो उस दौरान स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ अन्य बलों को भी यहां पर लगाया जाएगा। सुरक्षा पुख्ता होगी। और धर्मांतरण मामले में जो आज का बड़ा अपडेट है, आज एटीएस को दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की 1 हफ्ते की रिमांड मिल गए। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। मतलब यह हुआ कि एटीएस अब इन दोनों आरोपियों से और इनकी पूरे रैकेट के बारे में खंगालेगी, पूछताछ करेगी, लंबी हफ्ते भर तक पूछताछ करेगी और पता करेगी कि आखिर कैसे चल रहा था ये पूरा का पूरा धर्मांतरण का खेल। इस बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने धर्मांतरण मामले की जांच कराने की मांग की है और कहा है कि पता किया जाए कि पीछे कौन लोग हैं, फंडिंग कहां से हो रही है। मंत्री मोहसिन रजा ने इसे गंभीर बताया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है मोहसिन रजा, और कहा है कि इसके जरिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग।
संजीव जी, जिस तरह से धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं, कुछ लोग जो है उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया। तमाम जो चीज़ें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और पढ़कर अचंभित भी हूँ कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, इस तरह की गतिविधियां भी कुछ लोग अंजाम देने में लगे हुए हैं। विस्तृत जांच होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई हो कि जिस तरह से देश में आगे से ऐसे लोगों को हम बिल्कुल चिन्हित कर करके बिहाइंड द बार करेंगे। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे लोग जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे धर्मांतरण को लेकर, और जिसको सपा और कांग्रेस सदन में विरोध कर रहा था कि ये कानून न लाया जाए, तो आज साबित हो गया कि इसलिए ये चाहते थे कि ये कानून न लाया जाए क्योंकि ये एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पूरे देश को और प्रदेश को आतंकवाद की आग में या किसी एक साजिश के तहत आग में झोंकने का काम करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ये इसका सबूत है और एटीएस को हम बधाई देंगे कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और उसका परिणाम भी दे रही हैं। ये जो परिणाम है, तो धर्मांतरण को लेकर के चौंकाने वाले खुलासों के बीच में यूपी में आज 2 जिलों से लव जिहाद के भी मामले सामने आए। जौनपुर के बक्सा थाना इलाके के हसरौली गांव में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और घर से भगा कर ले गया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वहीं गोंडा में भी एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद जबरन उसे घर से उठाकर ले जाने के बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और 2 लाख रुपए देने की बात कही। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो एक्शन में आई। पुलिस और दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आप देख रहे हैं यूपी की आज की दमदार खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। वेलकम बैक। एटा में एसपी के पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव के मार्केट और फार्म हाउस पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। जीटी रोड पर मंडी के पास बनी मार्केट और फार्म हाउस पर भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बुलडोजर से इन इमारतों को ध्वस्त किया। पोकलेन और जेसीबी मशीन से अवैध रूप से बनी मार्केट तोड़ने की कार्रवाई की गई। तस्वीरें इसी कार्रवाई की। पहले तो जो न्यायालय के आदेश हैं वो हमारे अभी तक जारी हैं, सब पे स्टे है। स्टे के बावजूद भी प्रशासन द्वारा ये अवैध तरीके से निर्माण ये ध्वस्त कराया जा रहा है। ये संवैधानिक पूर्ण गलत है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरी समाजवादी पार्टी इसकी बहुत निंदा करती है। ये एक ऐसी राजनीति अपना रहे हैं जिससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी की जितनी भी संपत्ति है वो पूर्णतः वैध है और सारे कागज पूर्णतः वैध हैं। माननीय उच्च न्यायालय का भी स्टे का आदेश है और हमारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन का भी आदेश होने के बावजूद भी ऐसी ये घटना हो रही है, बहुत निंदनीय है। उधर बागपत पुलिस का शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। छपरौली पुलिस ने आज शराब माफिया पिंटू की 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने जेल में बंद शराब माफिया का मकान और कुर्क कर लिया। शराब माफिया पर तस्करी और गैंगस्टर के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। छपरौली थाने का हिस्ट्री शीटर और ये इनामी रह चुका है। करते हुए मैं आलोक सिंह। देखिए, थाना छपरौली में ये ग्राम सिनौली में ये इस जिले का सबसे कुख्यात शराब माफिया, जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें शराब तस्करी के, हत्या के प्रयास के और गैंगस्टर के संगीन मुकदमे हैं इसके ऊपर। इसकी आज धारा 14(1) में कुर्की की गई है। लगभग इसकी अनुमानित लागत करीब 25 लाख रुपए है और इसका घर और घेर दोनों की कुर्की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) धारा में की गई है। लखनऊ के सादतगंज में एक महिला ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगाया है। महिला अपने पति और वकील के साथ थाने में तहरीर देने पहुंची। महिला ने बताया कि उसका पति वसीम रिजवी का ड्राइवर था और वसीम रिजवी उसके पति ड्राइवर को काम के सिलसिले में बाहर भेज देता था, जिसके बाद वो उसके साथ रेप करता था। महिला ने वसीम रिजवी पर अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है।
वहीं वसीम रिजवी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये 5 महीने पहले से क्या किया आपने? बदतमीजी की बहुत ज़्यादा उन्हीं ने हमारे साथ। तो 5 महीने हो गए और आज 5 महीने बाद आप आई हैं, कैसे, क्यों 5 महीने तक क्यों नहीं? अरे वो धीरे धीरे हो रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपने पति को बताया, उन्हीं ने हमको बताया, जब पूछा जाके तो इनको बहुत ज़्यादा मारा उन्हीं ने, बहुत। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।